अब क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ I1 10 एम्पियर, ये आपको I1 जो है वो 10 एम्पियर दिया गया है, I2 15 एम्पियर, यह आपका I2 15 एम्पियर है, और I3 जो है आपका 20 एम्पियर है। ठीक है भाई, ये आपका 20 एम्पियर है और ये आपका टोटल करंट है। तो आपको फाइंड आउट करना है टोटल करंट क्या होगा। तो भाई बहुत साफ सा आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अप्लाइंग KCL बाय किरचॉफ्स करंट। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो आप यहाँ पर किसी भी नोड के ऊपर एक मान लो जितना आने वाला करंट है जाने वाला, क्योंकि अपने आप में ये एक नोड है, ठीक है, पूरे के पूरा। तो आने वाला करंट कौन कौन सा है भाई, यहाँ पर I1 प्लस I3 इक्वल्स टू जाने वाला करंट IT प्लस I2। ठीक है, तो I1 प्लस I3 माइनस का I2 इक्वल्स टू YT। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस 20 माइनस का 15 इक्वल्स टू IT विच इज इक्वल्स टू IT बराबर 15 एम्पियर। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, पेट्रोल, केरोसिन, पीनट बटर एंड वाटर। कौन सा होगा भाई इसका आंसर। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपका डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ न्यूटन बाबा हर जगह, लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, देखते ही पता चल रहा है, C, पीनट बटर। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं पीनट बटर को, अगर आप कभी भी, अगर आपके घर में कभी खाया हो आपने, है ना, जनरली सबके घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, यूज़ करें। तो रेफ्रिजरेटर में जब रखेंगे इट विल बिकम सॉलिड, है ना, और अगर बाहर निकालेंगे तो इट विल बिकम लिक्विड। तो यहाँ पर क्या है, इसकी एक फॉर्म टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। बाकी सब आप कहीं पे भी रखो उसी स्टेट में रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 किलो ओम इन द फॉलोइंग नेटवर्क। बहुत आसान है यार, 30 मिली एम्पियर आपको यहाँ पर ये करंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट डिवीजन लॉ लगाना है आपको, नीचे सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि आपको इस ब्रांच में निकालना है तो उसके अपोजिट वाले को क्या करेंगे, अपन ऊपर रखेंगे। 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट इक्वल्स टू करंट इन 6 किलो ओम। ठीक है, अच्छा वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना, ओके वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, कोई नहीं, वोल्टेज पहले करंट फाइंड कर लेते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल लेंगे यार। तो ये कितना हो गया, 270, इट विल इक्वल्स टू 27। तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, इट विल इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। अब आपको वोल्टेज निकालना है 6 ओम के अक्रॉस। तो वोल्टेज बराबर क्या हो गया आपका R, तो 6 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय 60 वोल्ट। ऑप्शन नंबर B is the right answer. In a steam power plant, dash is a part of the ash handling system. Ball mill, economizer, boiler, electrostatic precipitator. ठीक है, तो आपको पता है जब चिमनी में से ये स्मोक बाहर जाता है तो उसमें माइन्यूट छोटे छोटे ये ppm पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये लंग्स में जाएंगे बाहर
एनवायरनमेंट में जाएंगे तो लोग जो सांस लेंगे या एनिमल जो सांस लेंगे उनके लिए डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इससे बचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एक डिवाइस का अपन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्लेट के बीच में हाई वोल्टेज अपन अप्लाई करते हैं अराउंड 30 kV, जिसकी वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, ये चार्ज होकर इन प्लेटों के साथ चिपक जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ दोगे तो ये जैसे चार्ज इंड्यूस्ड होगा दे विल बिकम नेगेटिव और यहाँ होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो गैस है ना वो बाहर फॉर्म में निकलेगी, बस स्मोक। इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं होगा, कोई पीपीएम नहीं होगा। ये सब चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पर प्लेटों पे चिपक जाएंगे ये डस्ट पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है ऐश हैंडलिंग सिस्टम का पार्ट है और ये हाईली एफिशिएंट होता है। क्यों? 99.9% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये कहाँ लगा होता है, इसकी पोजीशन आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विच फॉल्ट इज इंडिकेट बाय द फॉलोइंग सिस्टम। देखो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को ठीक कर देता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये IZ, IY, IR, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 फेज फॉल्ट है, तीनों लाइनों के अंदर फॉल्ट हुआ है। और 3 फेज फॉल्ट कौन से उस कैटेगरी में आता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट की कैटेगरी में आता है ना। ये कैसे फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। और ये दोनों आते हैं शंट फॉल्ट की कैटेगरी में। तो अगर काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आता है, ये 3 फेज फॉल्ट या सिमेट्रिकल फॉल्ट मोस्ट डेंजरस फॉल्ट है। बिकॉज करंट वैल्यू इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले सवाल पे। ए 3 फेज मोटर ड्रॉ 5.6 power when subjected to the apparent power of 7000 VA, find the reactive power। बहुत आसान है यार, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। रिएक्टिव पावर आपको फाइंड करना S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो कितना दिया है आपको एपरेंट पावर VA, ट्रू पावर कितना है VA। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर ऑफ कर दो इन सबको। तो जब आप इसे स्क्वायर ऑफ करोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, वो वैल्यू होगी आपका 4200 VAR। ठीक है, यहाँ 00 लगा लेना, मैंने सिर्फ ये वैल्यू को रख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम 4.2 kVAR। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। बहुत आसान है यार, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, फिर इसके साथ ये सीरीज में हो जाएंगे। तो इट इज 4 पैरेलल 12 प्लस 2। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 3, अच्छा 4 जा गया ना, सॉरी 4 जा 3 जा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया ये। तो ये 3 + 2 = 5 हेनरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान था, इसमें कुछ था नहीं। ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज़ आर का वैल्यू दिया है, एक्सी का वैल्यू दिया है, एक्सएल का दिया है, इम्पिडेंस का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ये बहुत आसान है यार। जेड बराबर क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। बस वैल्यू रख दो यहाँ सारी की सारी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in cadmium copper conductor addition of 1 to 2% cadmium to copper increase the tensile strength approximately। तो कितना करता है भाई, याद रखें 1% कैडमियम को कॉपर में मिलाने पर क्या होता है, आपका 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। In which of the following is the heat obtained with the help of eddy current? Induction heating, resistance heating, bombardment heating, dielectric heating। तो यार बहुत आसान है भाई, एडी करंट हीटिंग। भाई सिंपल सी बात है, डायलेक्ट्रिक हीटिंग तो किस में होती है आपका, भाई जो नॉन मेटेलिक है, मटीरियल है, उनके लिए करते हैं अपन डायलेक्ट्रिक हीटिंग। बोम्बार्डमेंट हीटिंग कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस अलग बात है। यहाँ पर है आपका एडी करंट, विद द हेल्प ऑफ एडी करंट आपका होता है इंडक्शन हीटिंग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए रिंग शेप कोर ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 400 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपको ये दिया गया। टोटल फ्लक्स आपको ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है डेंसिटी, बहुत आसान है। ऑप्शन ए बी सी डी सब दिया गया आपको पता है भाई। टेस्ला पुट कर दो। कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आएगी फिर आपके पास, इट विल बिकम 0.25 टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड V2, ये वोल्टेज V2 फाइंड आउट करना है। करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे करके दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू आपको दी गई है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो -12 बाय सिंपल है, KVL अप्लाई करो, प्लस 100i प्लस 400i प्लस 300i इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो कितना हो गया, i बराबर 700 800। ठीक है, तो वोल्टेज V2 इक्वल्स टू i मल्टीप्लाई बाय 400। वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बस गलत नहीं करने हैं आपको। द पीक पॉइंट वोल्टेज एंड द वैली पॉइंट वोल्टेज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बहुत आसान है यार, इसका देखो मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ और आप आंसर दे देंगे। देखिए टी शेप का है, टी फॉर टनल डायोड, है ना। तो इसमें करेक्टरिस्टिक जो आती है
it will be like that. एक है ना, तो यहाँ पे ये नेगेटिव पीक सा आपको दिखाई देता है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज बढ़ रही है, योर करंट विल बी ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ये इसका सिंबल है, टनल डायोड, ठीक है, सिंबॉलिक डायग्राम। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द आर्क लैम्प, बताएं। बहुत है, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा है, और जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं वो तो ज़रूर। तो फ्लैश ऑफ द कैमरा, ये जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, इसमें यूज़ करते हैं अपन आर्क लैम्प्स का, ठीक है, हाईली इंडक्टिव इन नेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सिंक्रोनस मोटर स्टेट ट्रू फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट ए मैकेनिकल लोड, इट्स राइट, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। फॉर द सेम आउटपुट एंड वोल्टेज रेटिंग ए सिंक्रोनस मोटर इज कॉस्टलियर देन इंडक्शन मोटर, बिल्कुल सही बात, ये बात भी सच है, ये दोनों बातें ट्रू हैं। क्यों कॉस्ट होती है भाई, डबली एक्साइटेड होती है, इसमें ब्रशेस ज़्यादा होते हैं, है ना, फिर एक एक्स्ट्रा मोटर की भी ज़रूरत होती है हमें इसे स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर, जितना तामझाम ज़्यादा उतनी कॉस्ट ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, है ना। क्या कारण है भाई, डबली एक्साइटेड है ना, तो ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, नॉट सेल्फ स्टार्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, एक पोनी मोटर का यूज किया जाता है फॉर स्टार्टिंग, फिर क्या भाई आपका ब्रशेस, गॉट इट, तो इन सब कारणों से इट विल बिकम कॉस्टली। ऑप्शन नंबर बी। फॉर हाफ वेव वोल्टेज डबलर कंसिस्ट ऑफ डैश डायोड, तो इसका आंसर यार मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 2 वोल्टेज डबलर के लिए आपको 2 डायोड्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 2, उसके बाद कितने भी लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, बहुत आसान है, आप पढ़ा हो आपने, ऑप्शन नंबर बी, ऑरिफेस मीटर, है ना। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस और लिक्विड हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय ऑरिफ्लेस मीटर, ठीक है, ऑरिफेस मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्क करता है कौन से, बर्नौलीज थ्योरम पर। बहुत आसान है यार ये तो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स। इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज 500 वोल्ट, देन इंड्यूस सेकेंडरी आपको निकालना है भाई, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए कैलकुलेशन।
ठीक है, तो V2 आपको फाइंड आउट करना है या E2 कह लो। तो ये वैल्यू आपको कितना मिलेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। इट विल बी 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लीव कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वोल्टेज जो है पैरेलल में और यहाँ रेटिंग आपसे पूछा गया है, तो सीरीज में तो ये इस तरीके से सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट क्वेश्चन, इसलिए इसे लीव कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी टू द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्शन इज। देखते हैं भाई, अगर आपका KVA होगा डेल्टा डेल्टा में, इट इज √3, ओपन डेल्टा में इक्वल्स टू 2 which is equals to 0.866. Option number C is the right answer. Okay guys.